नमस्कार। पिछली कक्षा में हम इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर चर्चा कर रहे थे। उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है। माइनस आई इफेक्ट के हमने कुछ ग्रुप्स का ऑर्डर लिख लिया था। अब आज हम लिखने वाले हैं कि जो भी इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ है प्लस आई की, वो कौन कौन से समूह हैं जो प्लस आई इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं, उनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में हम इंडक्टिव इफेक्ट के अनुप्रयोगों को देखने वाले हैं। तो जी हाँ, आगे चलिए। प्लस आई प्रभाव समूह। पिछली कक्षा में हमने माइनस आई वाले प्रभाव समूहों को देखा था। आज हम देखने वाले हैं जो भी प्लस आई प्रभाव समूह है उनको देखने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन से यहाँ पे वो प्रभाव समूह होंगे, तो उनके ऊपर हम यहाँ पे जो लेकर यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो मोस्टली रूप से यहाँ पे देखिए, यदि CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, NH के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो, O यहाँ पे माइनस चार्ज हो, और यदि यहाँ पे बात करूँ तो इस प्रकार की जो भी स्पीसीज हैं, ये सभी के सभी कौन से प्रभाव समूह को प्रदर्शित करेंगी, प्लस आई को। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यदि 3 डिग्री कार्बन युक्त स्पीसीज है, इसके बाद में यदि मैं बात करूँ तो 2 डिग्री युक्त जो स्पीसीज है, कार्बन युक्त स्पीसीज है, वो यहाँ पे आती है। इसके बाद में देखिए, यदि मैं बात करूँ तो एथिल समूह को यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, और सबसे अंतिम मैं यहाँ पे मैथिल समूह को लिख सकता हूँ। तो ये जो भी स्पीसीज हैं, ये प्लस आई प्रभाव समूह प्रदर्शित करती हैं। और यदि मैथिल समूह के यदि मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन के जो भी समस्थानिक है, जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो उनका जो ऑर्डर रहता है उसके ऊपर यदि मैं चर्चा करता हूँ, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्राइटियम का ऑर्डर यदि हम लिखते हैं, फिर यहाँ पे ड्यूटेरियम का ऑर्डर लिखते हैं, और इसके बाद में हम यहाँ पे प्रोटियम का यहाँ पे ऑर्डर लिखते हैं। इस प्रकार का यहाँ पे ऑर्डर रहता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। इसके बाद में यदि मैं बात करूँ तो देखिए, यदि साइक्लिक कंपाउंडों के यदि अंतर्गत यदि मैं बात करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है साइक्लोहेक्सेन को, यानी कि 6 मेंबर्ड रिंग को मिलती है। फिर यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग को मिलती है, फिर 4 मेंबर्ड रिंग को मिलती है, और फिर मिलती है 3 मेंबर्ड रिंग को। यानी कि अपन यूँ भी कह सकते हैं कि साइक्लोपेंटेन, फिर साइक्लोहेक्सेन, फिर साइक्लोपेंटेन, फिर साइक्लोब्यूटेन, और फिर साइक्लोप्रोपेन को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये जो भी समूह है, ये सारे के सारे कौन से प्रभाव समूह हैं, प्लस आई, यानी कि प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट को प्रदर्शित करने वाले समूह है। आपको ये समूह है जो याद करने होंगे। इसके बाद में हम इंडक्टिव इफेक्ट के अनुप्रयोगों के ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि कौन कौन से प्लस आई प्रभाव समूह है। आगे हम देखने वाले हैं। तो मुझे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपने प्लस आई और माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर तुलनात्मक रूप से अध्ययन आप कर चुके हैं, और आपको वो टॉपिक भी समझ में आ गया है। तो आगे हम इसके अनुप्रयोगों को देखने वाले हैं, और उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो उस क्रम को मैं समझा देता हूं कि कौन कौन से अनुप्रयोग है जिसके आधार पर, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर उन का स्थायित्व या फिर एसिडिक प्रॉपर्टीज या फिर बेसिक प्रॉपर्टीज को अपन समझ सकते हैं। तो उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक लिखिए, प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग कि ये क्या क्या काम आ सकता है इंडक्टिव इफेक्ट, या इंडक्टिव इफेक्ट के माध्यम से अपन किन किन बातों का निर्धारण कर सकते हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे वही इंटरमीडिएट के स्थायित्व की व्याख्या। जी हाँ, मध्यवर्ती या आप यूं भी बोल सकते हैं मध्यवर्तियों के स्थायित्व की
की व्याख्या करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के माध्यम से। इन इंटरमीडिएट के रूप में हम देखने वाले हैं कार्बोकैटायन का स्थायित्व। कार्बोकैटायन के स्थायित्व का निर्धारण अपन इंडक्टिव इफेक्ट के माध्यम से किस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे कार्ब जो फ्री रेडिकल के स्थायित्व की व्याख्या हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कार्ब एनाइन स्पीसीज के या ये तीनों के तीनों जो इंटरमीडिएट है इनकी स्टेबिलिटी की व्याख्या हम इंडक्टिव इफेक्ट के माध्यम से बताएंगे आपको कि किस प्रकार से इंडक्टिव इफेक्ट के माध्यम से इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर किस प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है। और बी पॉइंट पे यहाँ पे मैं बात करूं तो फिर यहाँ पे देखिए किसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम। एसिडिक स्ट्रेंथ या अम्लीय सामर्थ्यता की व्याख्या हम इंडक्टिव इफेक्ट के माध्यम से करेंगे। इसके बाद में हम सी पॉइंट पर जो बेसिक स्ट्रेंथ है हम बेसिक यानी कि बेसिक या क्षारीय सामर्थ्यता की व्याख्या इंडक्टिव इफेक्ट के माध्यम से यहाँ पे करने वाले हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे देखिए हम ये टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर अपन और भी बातों का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे इस टॉपिक को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको निर्धारित किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों बातों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मध्यवर्ती हमने समझा दिए हैं, इस टॉपिक को आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया स्थायित्व या स्टेबिलिटी, इसके ऊपर हम थोड़ी देर में चर्चा कर लेते हैं। फिर अपन देखेंगे कार्बोकैटायन के स्थायित्व को, फिर क्रम वाइज इन सभी का अध्ययन हम करेंगे। तो ये आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखिए हम आज पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट के स्थायित्व की व्याख्या किसके माध्यम से, इंडक्टिव इफेक्ट के माध्यम से। तो देखिए इस स्थायित्व वर्ड को लेकर अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए जो स्थायित्व होता है ये बिल्कुल बारीकी से आप इन बातों को समझिएगा। यानी कि स्थायित्व होता है वो डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर, यानी कि आवेश के ऊपर। आवेश यानी कि कोई भी यहाँ पे इंटरमीडिएट होगा जिसके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा। तो वो कौन कौन से चार्ज हो सकते हैं, देखिए भाई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और नेगेटिव चार्ज हो सकता है। एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी कि जब भी यदि मैं कार्बोकैटायन की बात करता हूँ या फिर कार्ब रेडिकल की बात करता हूँ, तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जो इंटरमीडिएट के रूप में ये दोनों स्पीसीज हैं, ये दोनों स्पीसीज एक प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल के समान व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, या इसे मैं बोल सकता हूँ एक प्रकार से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। क्यों है, क्योंकि यदि हमने जैसे ही मैं कार्बोकैटायन की बात करता हूँ तो ये इसके पास में कितने हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। जबकि इस रेडिकल की यदि मैं बात करता हूँ तो इसके पास में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों का ऑक्टेंट इनकम्प्लीट है। इसी कारणवश से इनकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी दोनों के समान प्रकार से हम इसके व्यवहार को प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि स्थायित्व की जब भी व्याख्या करेंगे तो अपन कार्बोकैटायन की वो उसी प्रकार से व्याख्या होगी जिस प्रकार से रेडिकल की, और उसी प्रकार से कार्ब रेडिकल की अपन स्थायित्व की व्याख्या कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम कार्बोकैटायन की कर सकते हैं। क्योंकि इन दोनों की नेचर समान है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये बातों को आप उतारिएगा। देखिए यदि स्थायित्व के ऊपर यदि मैं चलता हूं तो स्टेबिलिटी देखिए इनडायरेक्ट रिलेशन होता है चार्ज के साथ में। अर्थात यहाँ पे अपन यूं समझ सकते हैं कि जब भी चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कम होती है। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, यदि हमें पता है कि यदि आवेश या फिर चार्ज बढ़ता है तो आवेश के रूप में हम किसे मान सकते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज को या फिर नेगेटिव चार्ज को। तो जब भी चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ता है तो देखिए भाई ऊर्जा क्या होती है, इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी बढ़ी हुई है। तो एनर्जी बढ़ी हुई है तो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी इंक्रीज है। तो ऑटोमेटिकली
स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि एनर्जी का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है स्टेबिलिटी के साथ में। तो ये बात। दूसरी बात, यदि चार्ज यानी कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज कम होता है तो मैं यूं कह सकता हूं कि इसकी एनर्जी क्या रहती है, कम रहती है, रिएक्टिविटी क्या रहती है, कम रहती है, और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए, तो इसके बाद में हम इस टॉपिक को आगे निरंतर समझ सकते हैं और आसानी से समझ में आ सकता है। तो ये आपको फर्स्ट रूप में आपको याद होनी चाहिए ये बातें। इसका स्क्रीनशॉट मारिए, इसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट में यदि मैं बात करूं तो आपको तीन बातों का ध्यान रखना होगा इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे। यदि उसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें ज्ञात करना है तो तीन बातों को लेकर अपन यहाँ पे उसका निर्धारण करेंगे। सबसे पहले देखिए डिस्टेंस यानी दूरी की बात करेंगे कि वो इंडक्टिव इफेक्ट वाला समूह है वो कितनी दूरी पर स्थित है, उसके ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। दूसरी बात, हम प्रतिस्थापी समूह है, जो भी प्रतिस्थापी समूह है यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट वाले जो भी प्रतिस्थापी समूह है उनकी सामर्थ्यता या फिर उनकी संख्या को देखना है। तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा रहने वाली है। हमें पता है डिस्टेंस का यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन होता है इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, यदि डिस्टेंस कम होगी तो वहां पे क्या लगने वाला है, इंडक्टिव इफेक्ट प्रभावी रूप से कार्य करने वाला है। उसके बाद में हमें देखना है जो भी ये प्रतिस्थापी समूह है यानी कि प्रतिस्थापी समूह, या अपन यूं भी बोल सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट प्रभाव समूह युक्त हैं, यानी कि प्लस आई और कौन से वही माइनस आई समूह की स्ट्रेंथ देखनी है, यानी कि इनकी प्रबलता देखनी है कि हमने जो भी श्रेणी आपको बनवाई थी, ऑर्डर बनवाया था, तो वहां पे हमने निर्धारण करवाया था कि यहाँ पे देखिए 2 डिग्री को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी बजाय 3 डिग्री के, या इसका जस्ट रिवर्स। तो आप उसका ऑर्डर देखिएगा कि 3 डिग्री को ज्यादा मिल रही है कि 2 डिग्री को मिल रही है, तो ऐसे आपको वहां पे याद करना होगा। तो इसको मैं शॉर्ट रूप में इन बातों का निर्धारण के लिए इसके लिए एक रूल बना देता हूँ। याद करने के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है जिसे मैं बोल दूंगा DNP। देखिए DNP, इसको याद कर लीजिएगा इस प्रकार से DN और P। तो D का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस का रिलेशन किस प्रकार से है, इंडक्टिव इफेक्ट के साथ में इनडायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद में नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स यानी कि प्रतिस्थापी समूह की संख्या को आपको देखना है। फिर यहाँ पे जो भी प्रतिस्थापी समूह है उसकी प्रबलता को हमें देखना होगा। तो इस प्रकार से हम इंडक्टिव इफेक्ट का निर्धारण कर सकते हैं। अब देखिए अपन इंडक्टिव इफेक्ट का निर्धारण करते हैं और उसके ऑर्डर को हम जानते हैं कि किस प्रकार से अपन उनका निर्धारण कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल रूप से यदि मैं बात करूं तो कोई भी जैसे कार्बोकैटायन है, अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या भाई, कार्बोकैटायन के स्थायित्व की व्याख्या। तो कार्बोकैटायन के स्थायित्व की व्याख्या करने वाले हैं, और जो कार्बोकैटायन का स्थायित्व है तो ये कार्बोकैटायन हो गया, तो हमें पॉजिटिव चार्ज को देखना होगा। तो कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व है, देखिए यहाँ पे यदि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, इसका मतलब ये होगा, देखिए ये कमी को दर्शा रहा है, लेकिन जैसे ही इसका क्या रहने वाला है, चार्ज बढ़ने वाला है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की और ज्यादा कमी हो जाती है,
तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, चार्ज बढ़ जाता है। यदि चार्ज बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ जाती है, यदि एनर्जी बढ़ जाती है तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो आगे हम यहाँ पे निर्धारण करेंगे और वो आपको आने वाली जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंतर्गत आपको समझाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।